Hello everyone, I welcome you all on this 10 minutes a day series again. So the topic of our today's discussion is recovery of retail loans. So let's get started with first question. First one is default in repayment in credit card and personal loan segment is mainly due to genuine default due to reasons beyond the borrower's control, willful default where the default is intentional, एनी वन ऑफ द अबव या फिर नीदर ऑफ द अबव. सो क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स के केसेस में हम लोगों को जो है वो डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है रीपेमेंट के अंदर. जैसे जब भी क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू की जाते हैं कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स उन क्रेडिट कार्ड की लिमिट का यूज़ तो कर लेते हैं, बट हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है. उस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अगर पेमेंट रीपेमेंट कर दी जाती है तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है कस्टमर पे. बट कस्टमर्स जो है वो कई बार रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है. पहला ऑप्शन दिया गया है जेन्युइन डिफॉल्ट ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड बोरोवर्स कंट्रोल, विलफुल डिफॉल्ट वेयर द डिफॉल्ट इज इंटेंशनल, एनी वन ऑफ द अबव या फिर नीदर ऑफ द अबव. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ. मतलब जेन्युइन डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब भी हम लोगों को डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है इन द रीपेमेंट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन्स. अब जेन्युइन डिफॉल्ट का मतलब क्या है? जेन्युइन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कस्टमर है जिसको सडनली जो है वो उसकी जॉब लॉस हो गई है, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम से उसकी लाइफ के अंदर आ गया है, ठीक है, या फिर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी सडनली अराइज हो गई जिस वजह से वो रीपेमेंट जो है वो नहीं कर पाया. तो इस तरह के कारण है, ये ऐसे कारण है जो कि उसके कंट्रोल के बाहर हैं. दीज आर बियॉन्ड द बोरोवर्स कंट्रोल. तो इनको क्या बोला जाता है? जेन्युइन डिफॉल्ट बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज विलफुल डिफॉल्ट. विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जो कस्टमर है, दैट कस्टमर इज हैविंग मनी बट ही इज नॉट रेडी टू रीपे द मनी that has been borrowed by him in form of पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड बाय द बैंक इटसेल्फ. मतलब उसके पास पैसा है बट फिर भी वो जो है वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है, वो बैंक को पैसा नहीं दे रहा है फिर भी रीपेमेंट की फॉर्म में जो उसको देना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलफुल डिफॉल्ट बोलेंगे. सो दोनों ही वजह से जो है वो हम लोगों को डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन्स. दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. Moving ahead, next question is recovery of loan through lok adalats can be resorted by the bank up to a limit of 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh या फिर 25 lakh. तो किस अमाउंट तक की जो रिकवरी है वो लोक अदालत के द्वारा जो है वो रिजॉर्ट की जा सकती है, बैंक्स के द्वारा जो है वो रिजॉर्ट की जा सकती है, जिसको लोक अदालत के थ्रू जो है वो इनिशिएट किया गया है. सो व्हाट इज द अमाउंट जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है आप लोगों को. So what should be the right answer for this question, guys? The right answer will be option C itself. That is 20 lakh is the amount. Moving ahead, next one is the term and conditions for repossession as per the recovery policy should contain the following provisions. Your options are notice period before taking the possession, circumstances under which the notice period can be waived, the procedure for taking possession of the security, a provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before sale or auction of the property, या फिर all of the above. So जब भी हम लोग जो है वो रिकवरी करते हैं अपने एसेट्स की, तो उस केस में जो रिकवरी पॉलिसी होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए जब भी हम लोग जो है वो रीपोजिशन. मतलब रीपोजिशन का मतलब क्या है कि एक कस्टमर है, उसने रीपेमेंट नहीं की, उस केस में जो है उसके एसेट को पोजेस कर लिया गया. अब वो कस्टमर रीपोजेस करना चाहता है अपने एसेट को जो कि बैंक ने पोजेस कर लिया हुआ है, तो उस केस में जो है वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों को जो है वो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी. सो 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास. बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए, जब भी कस्टमर की जो प्रॉपर्टी है उसको पोजेस किया जाएगा बाय द बैंक, तो उससे पहले एक नोटिस पीरियड जो है वो दिया जाएगा कस्टमर को कि अगर उस नोटिस पीरियड के अंदर कस्टमर जो है वो रीपेमेंट कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस रहते हैं जहाँ पे ये जो नोटिस पीरियड है इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है. जहाँ पे जेन्युइन डिफॉल्ट का केस लग रहा है हम लोगों को, वहाँ पे इस नोटिस पीरियड को वेव ऑफ भी किया जा सकता है. नेक्स्ट इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी. मतलब कस्टमर को जो है वो
पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि अगर आपने रीपेमेंट नहीं की तो किस तरह से जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को फिर पोजेस कर लिया जाएगा बाय द बैंक इटसेल्फ। और इसके अलावा एक फाइनल चांस भी जो है वो बोरोअर को दिया जाएगा कि वो रीपेमेंट कर ले और अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ऑक्शन या फिर सेल होने से पहले जो है वो बचा ले, या फिर वो जो है वो रीपेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो वापिस ले ले। ठीक है, क्योंकि फाइनली रिकवरी पॉलिसी के अंदर होता क्या है कि पोजेस करता है बैंक, जो भी इंडिविजुअल है जो कि रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को पोजेस किया जाएगा, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट या फिर ऑक्शन कर दिया जाएगा। तो उस ऑक्शनिंग से पहले जो है वो कस्टमर को जो है वो एक फाइनल चांस दिया जाएगा कि भाई अगर आप रीपेमेंट कर देते हैं तो अभी भी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको वापस कर दी जाएगी। सो दीज ऑल आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रीपोजिशन एज द रिकवरी पॉलिसी। मतलब रिकवरी पॉलिसी के तहत जो है वो ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। दैट इज व्हाई ऑप्शन ई इज द राइट वन। मूविंग अहेड, what is the objective behind the recovery process? Increasing number of corporate loans, increasing NPAs, reducing number of loans. So recovery process का ultimate objective क्या रहता है बताइए भाई? What should be the right answer for this question? The right answer will be option C itself, that is reducing NPAs. NPA क्या होता है? NPA is non performing asset, ऐसे assets जो कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे एसेट जो कि जिनसे हम लोगों को रीपेमेंट आना जो है वो बंद हो जाती है, ना तो इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रही है ना ही प्रिंसिपल की फॉर्म में आ रही है फॉर 90 डेज, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनपीए बोल देते हैं। उस अकाउंट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बोल दिया जाता है। तो ये रिकवरी प्रोसेस का पर्पस क्या है कि कम से कम एनपीए रहे, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको कम करना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है किसका? रिकवरी प्रोसेस का। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। Moving ahead, a substandard asset is the one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months, 18 months, 24 months या फिर 36 months. So बताइए भाई substandard asset जो है वो किसको बोला जाएगा? मतलब एक एनपीए को विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू, मतलब एक एसेट को जो है वो सब स्टैंडर्ड एसेट कब बोला जाएगा? जब वो एनपीए कितने टाइम तक रहे। सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज 12 मंथ इटसेल्फ। सो 12 महीने या फिर इससे कम पीरियड के लिए अगर कोई एसेट जो है वो एनपीए रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट बोल देते हैं। और अगर 12 महीने से ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिर डाउटफुल एसेट बोल देंगे। 12 महीने से लेकर के 3 इयर्स तक अगर रहता है कोई भी एसेट एनपीए, और अगर 3 साल से ज्यादा रहता है तो फिर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लॉस एसेट हम लोग जो है वो उसको बोल देते हैं फिर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।